हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे की अपनी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 1 में हम देख चुके थे 1857 की क्रांति का भाग 1 और आज हम 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर देंगे। तो जिसमें लगभग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम संकलन करेंगे। ये सारे टॉपिक मैं वो ले रहा हूँ जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है। मैंने कुछ सवाल तो लिए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा मैं, आपने वो भी देखने हैं। और इससे पहले की वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो वो भी आपने ज़रूर देखना है। रात 8 बजे आपको मैं क्लियर कर दूं। हमारी प्रैक्टिस सेट चलती है, एक दिन उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट और अगले दिन आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट। तो कल हम उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट के तहत परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 11 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 का टेस्ट देखेंगे, जनसंख्या और नगरीकरण, जो हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने उसके लिए भी तैयार रहना है। पहले ये वाला देखते हैं और जितने भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं। और बाकी जो पीडीएफ है वो मैं थोड़ा कुछ समस्या चल रही है, टेलीग्राम में आ नहीं पा रहे हैं। आज या कल में सारे पीडीएफ टेलीग्राम में आ जाएंगे, उसके लिए चिंता न करें आप लोग। तो सबसे पहला सवाल है 1857 की क्रांति भाग 2 का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो ऑप्शन है गफ, नील, यूरोज या इनमें से कोई नहीं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो ऑप्शन है गफ, नील, यूरोज या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर देते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यूरोज। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? यूरोज है। अगर कुछ जानकारी मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको दूं तो इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है वाराणसी में। इनके बारे में एक प्रसिद्ध कथन या कहानी कहे मैं आपको बता दूं, वो आपने ज़रूर सुना होगा। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कथन था हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ध्यान रखेंगे, हिंदी में पूछते हैं कथन किसका है। तो एक कथन था सुभद्रा कुमारी चौहान, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई जी का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछे हैं तो आप आंसर देंगे मनुबाई, या एक और नाम मिलता है इनका मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, आपने ध्यान देना है, मणिकर्णिका। अगला है 1857 की क्रांति से संबंधित किस व्यक्ति का नाम 1857 की क्रांति से संबंधित किस व्यक्ति का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति से संबंधित किस व्यक्ति का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है तात्या टोपे। तात्या टोपे। अब कुछ ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। जो कानपुर में क्रांति हुई थी, कानपुर में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। और उनके सेनापति थे हमारे तात्या टोपे जी, तात्या टोपे। और इन्हीं तात्या टोपे जी का रियल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। तो एक सवाल और पूछते हैं, ये जो नाना साहब थे इनका रियल नाम क्या है फिर? तो इनका रियल नाम है धोंदू पंत। धोंदू पंत। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र माने गोद लिए हुए पुत्र।
डलहौजी की एक नीति थी राज्य विलय नीति, जिसके तहत अगर किसी राजवंश में कोई अगर पुत्र नहीं हो पाता है या उनका किसी राजा का अगर पुत्र नहीं हो पाता है या उनकी कोई संतान नहीं हो पाती है, तो अंग्रेज उस राज को अपने अधीन में ला लेते थे। तो इसके तहत सबसे पहले इन्होंने सतारा को अपने अधीन लिया था। 1853 में झांसी को भी लिया था, क्योंकि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव और उनकी पत्नी हुई हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, दामोदर राव। तो अंग्रेज इसके खिलाफ थे, वो चाहते थे हड़पना। तो इसी वजह से हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह किया था। तो आप लोग ध्यान देंगे, तो जब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, तो इनके सहयोगी थे तात्या टोपे जी। तो बाद में ये तो नेपाल भाग गए थे अंग्रेजों से हारकर, लेकिन तात्या टोपे मिल गए थे हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी से, और रानी लक्ष्मीबाई जी से। अब बाकी कुछ और जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। अगला सवाल है, किसने कहा कि 1800 गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित व अल्पकालिक था? किसने कहा कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित व अल्पकालिक था? तो इसके ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, एस.बी. चौधरी और वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो सही जवाब देंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। ध्यान देंगे, सुरेंद्रनाथ सेन। और आर.सी. मजूमदार का क्या कथन है वो मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। उन्होंने कहा था तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगर एस.एन. सेन की पुस्तक का नाम मैं आपको बताऊं तो उनकी पुस्तक का नाम है 1857। इंग्लिश में लिखेंगे तो 1857, 1857 तो हुआ ये, 1857। तो आप लोग ध्यान देंगे। और बी.डी. सावरकर जी का जो कथन था वो मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ। आप लोग अगर कमेंट में लिखना चाहे तो ज़रूर लिख सकते हैं। आपके लिए एक सवाल है, सवाल चलो मैं ही बता देता हूँ इसका जवाब। तो आप वी.डी. सावरकर जी का कथन बता देना कमेंट में। तो वी.डी. सावरकर जी की जो पुस्तक है 1857 की क्रांति से संबंधित, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो उस पुस्तक का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? हंटर आयोग, पील आयोग, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? हंटर आयोग, पील आयोग, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है, मैं आपको बताता हूं, पील आयोग। तो ये आया क्यों था? देखें, 1857 की क्रांति जब हुई थी, जहां पर भी विद्रोह हुए थे वहां पर भारतीय सैनिक ज्यादा थे, तो वे अंग्रेजों को रौंदते हुए जा रहे थे। तो उस समय जो भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का रेशियो होता था वो 5:1 होता था। यानी अगर सेना में 5 अगर अंग्रेज हैं तो 1 होंगे भारतीय, 1 भारतीय होते थे।
तो पील आयोग की सिफारिश पर ये जो रेशियो था इसको घटाकर कितना किया गया, 2:1, यानी 2 अगर भारतीय हैं तो 1 होगा अंग्रेज। तो ध्यान रखेंगे पील आयोग की सिफारिश पर इसको घटाकर जो अनुपात था भारतीय सैनिक अनुपात अंग्रेज सैनिक, ये 2:1 किया गया। और उसमें गवर्नर जनरल कौन था ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। अगला सवाल है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? 1857 की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस ही तो था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिससे सैनिक बहुत भड़क गए थे। तो ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। कुछ अन्य कारण अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लग गए थे अंग्रेज, हमें टोपी नहीं पहनने देते थे या पगड़ी नहीं पहनने देते थे, टीका नहीं लगाने देते थे, पूजा पाठ नहीं करने देते, इस वजह से भी आक्रोश था। और राज्य हड़प नीति तो थी, आप जानते ही हैं, जिस राजवंश की कोई संतान नहीं होगी या उत्तराधिकारी नहीं होगा अंग्रेज उसको अपने अधीन ले लेते थे, ये भी एक कारण होते थे। लेकिन तात्कालिक कारण था ये चर्बी वाले कारतूस। तो ये जो चर्बी वाले कारतूस थे ये अंग्रेज भारतीय सेना में शामिल किए गए दिसंबर 1856। ध्यान रखेंगे दिसंबर 1856। इसी के विद्रोह में बैरकपुर छावनी के हमारे मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था। बाद में फिर इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर भी चढ़ाया गया था। कुछ अफसरों की हत्या कर दी थी ना इन्होंने, कैप्टन बाग की, यूरसन तो बच गया था। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, छठा सवाल, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस व्यक्ति को उसके मित्र ने धोखा दिया? 1857 के संदर्भ में किस व्यक्ति को उसके मित्र ने धोखा दिया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में किस व्यक्ति को उसके मित्र ने धोखा दिया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? तो इसका सही जवाब है तात्या टोपे। इनको इनके दोस्त ने धोखा दिया था। अगर इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कानपुर में नेतृत्व किया था सेना का नाना साहब ने, उनके जो सेनापति थे वे थे तात्या टोपे। जब कानपुर में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था, अभी कुछ और जानकारी और मिलेगी आपको, ध्यान देंगे, तो नाना साहब भाग नेपाल चले गए थे, वहीं उनका निधन हो गया था। तो तात्या टोपे झांसी की रानी से मिल गए थे, लक्ष्मीबाई जी से मिल गए थे। बाद में वहाँ लक्ष्मीबाई हार गई थी, तो ये बाद में फिर आगे बढ़ गए थे तात्या टोपे जी। तो इनके एक दोस्त थे, तात्या टोपे के एक दोस्त थे सिंधिया राजवंश के सामंत मान सिंह, इन्होंने इनको गिरफ्तार करवा दिया तात्या टोपे जी को। तो तात्या टोपे जी के जो मित्र थे मान सिंह, इन्होंने इनको धोखा दिया। तो इसी के बाद अंग्रेजों ने इनको पकड़ भी दिया था। बाद में अंग्रेजों ने इनको फांसी पर भी चढ़ा दिया था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, सातवां सवाल, असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो ऑप्शन है दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, कंदपेश्वर सिंह या पियाली बरुआ। असम में क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, कंदपेश्वर सिंह या पियाली बरुआ? तो आप लोग जवाब देते रहेंगे और ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट सुनने हैं, लिखने भी हैं। ऐसे ही करते करते हम लगातार मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे, आप लोग बने रहें बस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दीवान मनीराम दत्त। कंदपेश्वर सिंह भी उनके सहयोगी थे, लेकिन मुख्य रूप से जो क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त। अब मैं कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, किस स्थल पर कि क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने करा और उसका दमन किसने किया था। तो दिल्ली की अगर बात करें, जो हमारी 1857 की क्रांति थी दिल्ली, वहाँ के जो नेता, वैसे राजा तो थे हमारे बहादुर शाह जफर जी, लेकिन सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने। बख्त खान,
इसी बख्त खान को खान बहादुर खान भी कहा गया है। और यहाँ जो दिल्ली में क्रांति हुई था उसको समाप्त करने का श्रेय जाता है निकोलसन और हडसन को। निकोलसन और हडसन। अगला स्थल अगर देखें, जहाँ लखनऊ, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, बेगम हजरत महल ने। और यहाँ जो क्रांति हुई थी उसका दमन किया था कॉलिन कैंपबेल ने। कॉलिन कैंपबेल ने। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में क्रांति का दमन किया था, नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर का तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था हमारे नाना साहब जी ने, जिनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। धोंदू पंत नाना साहब का वास्तविक नाम। और जो कानपुर में क्रांति का दमन किया था, जिस अंग्रेज अफसर ने क्रांति का दमन किया था, वो था कैंपबेल। और इसके बाद आया था, कैंपबेल के बाद आया था हैवलॉक। हैवलॉक मैं बोल भी रहा हूँ, आपने लिखना भी है। तो हुआ क्या था, कानपुर में पहले कैंपबेल जीत गया था, लेकिन बाद में अंग्रेज इनको हार गए थे कानपुर को। फिर उसके बाद अंग्रेज अफसर आया हैवलॉक, तो उसने पूरी तरीके से कानपुर को कब्जा कर लिया था। अगला स्थल अगर हम देखें, अगला स्थल है इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्रांति का जो नेतृत्व किया था लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने किया था। और जो यहाँ पर क्रांति का दमन किया था, यानी जो किस व्यक्ति ने जो समाप्त करा था, वो था अंग्रेज अफसर नील। अंग्रेज अफसर नील ने इलाहाबाद में क्रांति का दमन किया और क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली जी ने। अगला स्थल हम देखें, अगला स्थल है हमारा बनारस। बनारस में क्रांति का नेतृत्व किया था सेना ने। और जो वहाँ के जनसाधारण थे, यानी जो लोकल नेता थे, उन्होंने किया था। और इस बनारस की क्रांति का दमन करने का श्रेय जाता है नील को। ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं, आपने बने रहना है, आपने लिखना भी है इनको। अगला स्थल हम देखें, पहले वीडियो में मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था हमारे कुंवर सिंह जी ने। कुंवर सिंह जी ने। और यहाँ पर जो क्रांति का दमन किया था, किस अंग्रेज अफसर ने किया था, तो वो अंग्रेज अफसर था विलियम टेलर। विलियम टेलर। विलियम टेलर। ध्यान देंगे, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, इतने पॉइंट भी याद हो गए तो काफ़ी है। अगला देखें, 8वां सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन या नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 1 नवंबर 1858, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग आंसर देते रहेंगे और जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ उनको भी ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 8वें सवाल का सही जवाब है 1 नवंबर 1858 को। देखिए, पहले यहाँ पर भारत में राज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो व्यापार करते थे, फिर राज करने लग गए। और अब ब्रिटिश जो क्राउन था या राजवंश था, उनको लगने लग गया यार ये शायद काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जनता क्या करने लग गई, विद्रोह करने लग गई है। तो राजवंश की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और जो भारत का प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया, ब्रिटिश राजवंश के अधीन ले लिया। और जो गवर्नर जनरल का पद होता था, गवर्नर जनरल, जैसे कैनिंग था अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, उस पद को समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल पद समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश राजवंश को लाया गया भारत में, और गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया, जो सीधे महारानी को रिपोर्ट करता था। और वायसराय शब्द का अर्थ ही होता है रानी का प्रतिनिधि। रानी का प्रतिनिधि। रानी का
प्रतिनिधि, ध्यान देंगे, रानी का प्रतिनिधि। और क्या क्या घोषणा करी थी 1858 के तहत? महारानी ने ये भी घोषणा कर दी, अब भारतीयों के जो धार्मिक मामले हैं उनमें हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, जिसके तहत अभी मैंने बताया था आपको, राज्य हड़प नीति किसकी है? डलहौजी की। इसके तहत उसने बहुत से राजवंश, बहुत से राजाओं को अपने अधीन कर दी, जो राजपाट थे अपने अधीन कर लिए थे, उसको भी वापस ले लिया गया। मतलब यहाँ पर कोशिश की गई कि भारतीयों के मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर लाया जाए कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, महारानी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों ने हमारा तब भी शोषण किया था, उसके बाद भी शोषण किया। अगला सवाल है, 9वां सवाल है, 1857 की क्रांति को किस शायर ने अपनी आंखों से देखा था? 1857 की क्रांति को किस शायर ने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा अहमद, सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? 9वां सवाल है, 1857 की क्रांति को किस शायर ने अपनी आंखों से देखा था? तो इसका सही जवाब है मिर्जा गालिब। तो 1857 की क्रांति को किस उर्दू शायर ने, कहते हैं उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा था, तो उसका नाम है मिर्जा गालिब। तो इनके बारे में कुछ जानकारी मैं दे देता हूं। इनका जन्म 1710 में आगरा में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय जब दिल्ली में बहुत भयानक मारकाट हुई थी, तो उसी के बारे में कथन इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कहते हैं, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, रक्त का विशाल सागर है, और खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना है। मैं फिर से कथन रिपीट कर दे रहा हूँ, आपने ज़रूर लिखना है। जो सीरियसली पढ़ रहा होगा, जो ध्यान से पढ़ना चाह रहा है, वो ज़रूर ये पॉइंट नोट करेगा। मिर्जा गालिब का फेमस कथन क्या है? उन्होंने कहा था, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है और मेरा खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना है। और अंतिम पॉइंट अगर मिर्जा गालिब जी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो इनका निधन 1869 में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जो दिल्ली में क्रांति का सैन्य नेतृत्व किया था, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं मैं, बख्त खान ने किया था। बख्त खान ने किया था। तो बख्त खान का एक और नाम है खान बहादुर खान, और इन्हीं ने बरेली में बाद में क्रांति का नेतृत्व भी किया था। बख्त खान ने ही बरेली में क्रांति का बाद में नेतृत्व किया था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इलाही बख्श ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को धोखा दिया था। वो पूरी कहानी मैं आपको पहले लेक्चर में, यानी पहले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ 1857 की क्रांति से संबंधित, और इसी के साथ हमारे 1857 की क्रांति का पूरा कंप्लीट टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बरेली में मैंने आपको बताया क्रांति का नेतृत्व किया था बख्त खान या खान बहादुर खान ने, और जो बरेली में क्रांति का दमन किया था, वो सॉरी मैं आपको बताना भूल गया पिछले उसमें, ये किया था विंसेंट आयर ने। विंसेंट आयर ने बरेली में क्रांति का दमन किया था। नेतृत्व किसने किया था? हमारे बख्त खान या खान बहादुर खान ने। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ किताबें, आप लोग ध्यान से नोट भी करेंगे। तो वी.डी. सावरकर जी की किताब मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अगले व्यक्ति हैं हमारे अशोक मेहता। अशोक मेहता जी की किताब है फेमस, ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन, ये 1857 की क्रांति से संबंधित अशोक मेहता की किताब है। किताब का नाम क्या है? द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन। अगली किताब है सैयद अहमद खान जी की, सर सैयद अहमद खान भी कहते हैं इन्हें। सैयद अहमद खान की एक किताब है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है आपने, लिखना भी है। असबाब असबाब ए बगावत। असबाब ए बगावत। एक सवाल आता है इसकी, इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखना है, भारतीय भाषा में लिखी गई, 1857 की क्रांति के संबंध में भारतीय भाषा में लिखी गई
पहली किताब है। जैसे इससे पहले जो भी किताब मेरे पास सब इंग्लिश में लिखी गई थी, तो ये भारतीय भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी। और अंतिम किताब मैं आपको और बता देता हूँ, इसके अलावा कुछ और भी किताबें होती हैं, आपने खुद भी पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट खुद भी देखने हैं आपने। तो एक किताब है पीसी जोशी जी की, पीसी जोशी जी की किताब है रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857। अब झांसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ऊपर मैं बताना भूल गया पहले सवाल में। अगर पूछे झांसी में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, जहां रानी लक्ष्मीबाई थी, तो झांसी में क्रांति की शुरुआत हुई थी 5 जून 1857। और नेतृत्व किसने किया था, हमारी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था। और क्रांति का दमन किसने किया था, यूरोज ने किया था। और एक मोस्ट फेमस, इतना फेमस है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, यूरोज 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल को देखकर ही कहते हैं ये संपूर्ण क्रांति में एकमात्र मर्द की तरह लड़ने वाली यही थी, एकमात्र मर्द, मर्दों की भांति लड़ी थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कथन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज हमारा आधुनिक भारत प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हो गया। इसके साथ ही 1857 की क्रांति भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो आधुनिक भारत का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा, वैसे मैं कांग्रेस पढ़ाने की सोचा था, लेकिन अब मेरा थोड़ा प्लान चेंज हो गया। मैं सोच रहा हूँ पहले भारत में यूरोपियों का आक्रमण देख लें। तो अगले जब भी हमारा टेस्ट होगा, आधुनिक भारत टेस्ट नंबर 3, तो उसमें देखेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड सभी फैक्ट और सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आपने लगातार बने रहना है। और कल हम देखेंगे जो रात 8 बजे हमारा टेस्ट होता है, उसमें देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, जिसमें परीक्षा वाणी का जो चैप्टर 11 हम पढ़ चुके हैं सुबह 10 बजे, उसका प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। तो अगर हमारे क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, 10 बजे हमारी चलती है परीक्षा वाणी, ये ख़त्म करने तक ये कंप्लीट करेंगे हम, ख़त्म करने तक ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। परीक्षा वाणी कंप्लीट डिटेल पढ़ रहे हैं पूरी पुस्तक, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 और आज चैप्टर नंबर 12 भी समाप्त कर चुके हैं। और शाम को 8 बजे हमारे 2 शेड्यूल हैं। एक दिन हमारा होता है उत्तराखंड का टेस्ट और सेकंड डे हमारा होता है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का टेस्ट होता है। तो आज हमारा आधुनिक भारत का टेस्ट है। तो आपने क्या करना है, परीक्षा वाणी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो करना है और कल के टेस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया से तैयार रहना है। तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 11 कंप्लीटली पढ़ना है। उसके जो छूटे हुए फैक्ट हैं मैं टेस्ट के साथ कवर भी करा दूंगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आपने एक बार इसको शेयर भी ज़रूर करना है। एक बार मैं सारे प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ जल्दी से। पहला सवाल है 1857 की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा था, यूरोज का सामना करना पड़ा था। दूसरा सवाल है 1857 की क्रांति के संबंधित किस व्यक्ति का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये हमारे तात्या टोपे जी। तीसरा सवाल है किसने कहा कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित व अल्पकालिक, ये कहा था हमारे SN सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन जी ने कहा था ये। चौथा सवाल है कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए बना था, तो ये बना था पील आयोग, ध्यान रखेंगे। अगला है 5वां सवाल, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो ये शामिल की गई थी 5वां सवाल है हमारा दिसंबर 1856 में। छठा सवाल है 1857 के संदर्भ में किस व्यक्ति को उसके मित्र ने धोखा दिया था, ये हमारे तात्या टोपे जी हैं, जिनका रियल नाम मैं आपको बता चुका हूं। 7वां सवाल है असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, हमारे दीवान मनीराम दत्त जी ने किया था। 8वां सवाल है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, ये घोषणा की 1 नवंबर
1858 को मिंटो पार्क में, एक फैक्ट और लिख लीजिए आप लोग, मिंटो पार्क में। अगला है 1857 की क्रांति को किस शायर ने अपनी आंखों से देखा था? ये देखा था मिर्जा गालिब ने। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। लेक्चर को शेयर लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।